चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ट्रेडर्स की जो यूजुअली वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं। चलो इसको इस पैटर्न को देखते हैं। चलो यहाँ पर सिनारियोज वाइज किस तरह से सिनारियोज एंटिसिपेशन कर सकते हैं इस ट्रेड सेटअप पे डिस्कस करते हैं। कितनी बार होता है कि ट्रेडर्स मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से मार्केट को आप एनालाइज कर रहे हो, मार्केट को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद जो वहाँ से आउटकम आपने निकाला, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ पे आपका जो फेज़ यहाँ पे खड़ा हुआ है ये वाला इस ब्रेकआउट का। सो यहाँ पे यूजुअली अब क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है तो आप सेल नहीं देख सकते, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जा रहा है तो बाई सेटअप्स आप देखोगे। उसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिलेगा, राइट, वो भी देखने को मिलेगा। सो बाई सेटअप्स आप यहाँ पे एंटिसिपेट करोगे, पर कितनी ही बार होता है रिस्क रिवॉर्ड बना लिया 1:2 1:3 जो भी आप बनाते हैं। यूजुअली ट्रेडर्स आई थिंक ये तो रिकमेंडेड है कि 1:2 तो वहाँ पे होना ही चाहिए, राइट। बट लेट्स से यहाँ से कुछ और आप लंबा रख रहे हैं तो वो एक अलग बात है, बट लेट्स से 1:2 का आप टारगेट रख रहे हैं। ये जो कंसोलिडेशन है प्रीवियस, उसके नीचे आपने अपना एसएल रखा और उसके बाद आपने मार्केट में एक्सपेक्ट करा कि मार्केट शुड गो अप, और उसके बाद आपके प्रॉफिट बुकिंग। सो क्या होता है उसके बाद सिनारियोज के हिसाब से मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है। मार्केट में देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया, राइट। सो और पॉजिटिव मोमेंटम आ गया और उसके साथ साथ मार्केट अब अपर साइड की मोमेंटम देने लगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है सिनारियोज वाइज, चलिए देखते हैं। सो एंटिसिपेशन किस तरह से होता है, मार्केट फिर नीचे आपकी बाइंग प्राइस पे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से स्ट्रगल हो रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मार्केट गया, एक डीप डाउन मार्केट करा और आपका जो एसएल था वो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पर, है ना, तो ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोज कर चुका है। क्लोज के बाद सेकेंड डे भी वहाँ पर आ चुका है। आपने एक नया ट्रेड सेटअप देखा, ट्रेड सेटअप के बाद आपने टारगेट्स बना लिए 1:2, वही यूजुअली हम ले रहे हैं। उसके बाद आपने सेल साइड वहाँ पर देखना स्टार्ट किया। सो लेट्स से कि उसके बाद हम ये देखते हैं, अगेन आपका एसएल चला गया। अगेन यहाँ पे अब क्योंकि आप 2 एसएल बैक टू बैक खा चुके हो तो यू विल वेट एंड वॉच कि क्या होता है। उसके बाद सिनारियोज वाइज जैसे और नीचे आना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के अभी नीचे है जो आपका ये की लेवल है, राइट। तो उसके बाद मार्केट जो है वो आपके सेल के बाद सीधा अपर साइड निकल जाता है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट, जो आपने बाई करा था उसका एसएल गया, मार्केट में नीचे आने के बाद जो लेवल था सपोर्टिव वो तोड़ने के बाद क्लोजिंग भी दे दिया, सस्टेन भी कर गया। वहाँ पे आपने सेल सेटअप गया, मतलब सेल सेटअप आपने बनाया, उसमें भी आपका एसएल गया। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आ गया तो लास्ट टाइम जब वो यहाँ आया था इस हाइस पर, तो आपने नोट करा वो यहाँ से गिरा, तो आपने क्या सोचा कि चलिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट को सेल करते हैं। ट्रेड सेटअप्स, एंट्री या स्टॉप लॉस जो भी है वो 1:2 पे रखेंगे, एसएल अपनी वो रहेगी। और उसके बाद टारगेट्स मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेडर्स इस मोटिव का या फिर इस पीस का 618 एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि चलो इस पर फिब लगा दो। फिब लगाने के बाद जो भी 618 का टारगेट आता है उससे पहले ही वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और उसके साथ साथ क्या है, हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, सो वो भी हमने करा। उसके बाद मार्केट क्या करता है, सीधा ऊपर जाता है, फिर अगेन आपका एसएल गया। और उसके बाद फिर आप जानते हो कि मार्केट ने किस तरह से डीप डाउन करा। आपका तो वहाँ पे 618 का टारगेट था, पर मोस्ट प्रॉब्ली 618 के नीचे भी मार्केट आपका साइडवेज होता हुआ बहुत ज़्यादा उसके ड्रॉप डाउन हो। सो क्या हुआ, यहाँ पर रीडिंग जो है मार्केट की वो गलत हुई, यहाँ पर गलत हुई, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस भी था, सुपर रेजिस्टेंस भी था, राइट, वो भी गलत हुआ। तो सिनारियोज वाइज यहाँ पर इस तरह के केस को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर मार्केट में एक कदम आगे रह सकते हैं, किस तरह का पैटर्न्स वहाँ पर देखना होता है, वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। पैटर्न का नाम आपको ऑलरेडी जो लाइव सेशन का लिंक है वहाँ पर मैंने भेज ही दिया था। सो जो पैटर्न का नाम है, आज एक्सपेंडिंग फ्लैट के बारे में बात करेंगे, ताकि जिसको स्टडी करके आप एटलीस्ट इस तरह का जो चक्रव्यूह होता है मार्केट का, राइट, जहाँ बाय कर रहे हैं वहाँ सेल हो रहा है, जहाँ सेल कर रहे हैं वहाँ बाय हो रहा है। ये बस मैंने एक रेफरेंस के लिए आपका केस बनाया है, बट दिस इज़ दी ओवरव्यू या एंटिसिपेशन की किस तरह से यहाँ पे मार्केट आपके साथ प्ले कर सकता है। तो आप आई थिंक इस तरह के केसेस से रिलेट कर सकते हैं। चलिए तो किस तरह से इस तरह के केसेस को स्टडी करते हैं। द पैटर्न इज एक्सपेंडिंग फ्लैट, ये फ्लैट करेक्शन होता है। इस करेक्शन को अगर आप स्टडी कर लोगे तो जो भी मैंने आपको अभी केस बताया है, इस तरह के केसेस से आप बच सकते हो। यूजुअली बेसिक पैटर्न सीखेंगे जो एलियट वेव में है वही सीखने वाले। सो किस हिसाब से होता है, अगेन जैसा मैंने कहा फर्स्ट सेशन किस तरह से होता है, फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था कि जो वेव्स होती हैं वो करेक्टिव होती हैं, और करेक्टिव मतलब जो वेव होती हैं वो मोटिव और करेक्टिव होती हैं। और ये जो वेव है मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसमें होता है, और इसमें जो करेक्शन बनती है उनमें फ्लैट करेक्शन होता है
और फ्लैट करेक्शन के बाद फ्लैट में आई थिंक जो वेरिएशन है उसमें से एक एक्सपेंडिंग फ्लैट है। तो आज वो स्टडी करने वाले हैं किस तरह का पैटर्न होता है। सारी ही वेव का करेक्शन जो है वो 3 वेव का होता है। सेम इसमें भी आपका जो सिनारियोज रहेगा ABC 3 वेव का ही करेक्शन है, तो ये भी वही है। अभी बनता कैसे, मोस्ट प्रॉब्ली अगर नोटिस करें तो एक मोटिव होता है, मोटिव के बाद जो आपका A है वो बनेगा, उसके बाद B बनेगा। लेकिन B में देखो ये जो B है वो ग्रेटर रहेगा या बड़ी वेव रहेगी किससे, A से। कितना बड़ा रहेगा, राइट। सो मिनिमम आपका 100% से बड़ा होना चाहिए। अगर आपका A वेव 100 का है तो B वेव को 100 के ऊपर होना पड़ेगा। अब चाहे वो कितना हो, आप इतना बड़ा भी ले सकते हो, 0.5 0.25। तो मिनिमम इतनी जो एंटिसिपेशन है इतनी तो होगी ही होगी। उसके बाद कितना एक्सटेंड कर सकता है वो डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से स्टडी करते हैं। बट यूजुअली हमने क्या देखा है कि अगर आप इस पर इन्वर्जन लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से फेजेस आते हैं यहाँ पर, इसका जो इन्वर्जन लगने के बाद आई थिंक एक 618 का जो नंबर होता है उसके पहले इस वेव को ख़त्म हो जाना चाहिए B वेव का। बट दैट्स आई थिंक एक ऑप्शनल है, पर अभी के लिए मिनिमम कंडीशंस ध्यान रखो। मिनिमम कंडीशंस B वेव A वेव से बिगर रहेगी, कितनी, 100 से पॉइंट मिनिमम टैग तो होना ही चाहिए। और जो C वेव है वो C वेव बनेगी आपकी 5 वेव की। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C वेव जो है वो अपनी 5 वेव की बनती है। मतलब कि आपका मोटिव, फिर आपका A वेव, और उसके बाद आपका B वेव जिसमें ये टैग होगा मिनिमम। उसके बाद जो C वेव है उसमें इंटरनली बेसिस पे आपको वहाँ पे 5 वेव देखने को मिलेगी। और इसमें भी ध्यान रखो कि जो C वेव है ये जो प्रीवियस A वेव का एंड पॉइंट है उसे मिनिमम टैग करेगी। तो ये जहाँ पर भी ख़त्म हो इसके नीचे से आना होता है। इसी वजह से आप सोचोगे कि यहाँ सपोर्ट लिया, SL लिया और उसके बाद रिवर्स कैसे कर गया। तो वो इस वजह से पैटर्न्स में वहाँ पर होते हैं। इंटरनल फेज़ की बात करें तो ये जो फेजेस बनते हैं ये इस तरह का पैटर्न आपका बनता है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि ये जो वेव है ये मोटिव है, ये भी मोटिव है, इधर बाई साइड का मोटिव है, इधर भी बाई साइड का मोटिव है। इंटरनली किस तरह से बनता है, ये करेक्शन और ये मोटिव। मतलब कि फॉर्मूला क्या है हमारा, A वेव के लिए करेक्शन है, करेक्शन होता है तो कितनी वेव होंगी, यहाँ पर 3 वेव होंगी। मतलब कि आपका ये इंटरनली वेव पर, सो A B C। उसके बाद B वेव जो है वो नीचे है, सेल साइड का मोटिव है क्योंकि इसमें, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका क्या है, 3 वेव का फिर से करेक्शन है क्योंकि करेक्शन है। तो ये भी आपका ABC लोअर डिग्री का ABC, सो इससे B बन जाएगा आपका। और जो C वेव है उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको मोटिव की तरह दिखेंगे। मतलब कि बस अब तो रिवर्सल आ गया, लेकिन रिवर्सल आता नहीं है। सो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगेन मोटिव के कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से हो सकते हैं, 5 वेव के। सो फॉर्मूला 335 का रहेगा, 1 2 3 4 5। सो इसको कैसे लिखोगे, मोटिव है तो 1 2 3 4 5 से इंडिकेट करोगे, 1 2 3 4 5, राइट। जैसे ये पैटर्न कंप्लीट होगा, अगेन इसने इसको टैग किया, इसको इसने टैग किया, और आपका नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट फॉर्मेशन। अगर बिगिनर हो तो सिर्फ इस पे फोकस करना। टेक्निकली जो वेव्स हैं वो तो सभी ट्रेडेबल हैं। इसमें इंटरनली वेव की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ये भी ट्रेडेबल है, ये भी ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल है कि भाई मैं C का जो है 3rd वेव लेना चाह रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है कि ये बिगिनर जो होता है मार्केट में वो करने की कोशिश करता है। आपसे कभी ये तो लिया गया नहीं, आप यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा रहे हो, तो डेफिनेटली आउटकम वैसे नहीं आएंगे जैसा सोचा है, राइट। अब उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं जिस पे हमने बात करी थी। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम्पल को कैसे आप स्टडी कर सकते हो। क्योंकि क्यूरीज तो यहाँ पे ये बन सकती है कि अब क्योंकि मार्केट तो प्रिंट हो चुका है तो अब तो यहाँ पे कोई भी बता देगा कि किस हिसाब से यहाँ पर यहाँ आपने बाई किया तो ऐसे बच जाते हैं, वैसे बच जाते हैं, राइट। तो पब्लिकली इसी को देखते हैं कि हम लोग किस तरह से स्टडी कर रहे थे अगेन होने से पहले। क्योंकि ये चीज़ें होने से पहले करोगे तो ही आपके कुछ काम आनी है। जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर देखकर तो कोई भी ड्रॉ कर लेगा, राइट। तो ये चीज़ें होने से पहले पता होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि कौन से हाई को टैग करना है, कौन सा एंड को टैग करना है, कहाँ कंप्लीशन होना है, कहाँ रिवर्सल होना है। मार्केट में रिटेल ट्रेडर का सबसे अच्छा जो बेस्ट फ्रेंड है वो है टेक्निकल चार्ट या टेक्निकल एनालिसिस। और उसमें भी जो सुप्रीम एंगल आपको देता है, क्योंकि कोई भी मेथड आपको मोटिव और करेक्शन ये दोनों मेथड पे काम नहीं करती। आप किसी भी एक सेगमेंट को स्टडी कर रहे होते हो मेजॉरिटी 90% ऑफ द टाइम।
आपको क्यों लगता है कि 90% या 90% से ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लॉसेस कर रहे हैं? वो क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर जो हैं वो इसी मेथड पे काम कर रहे हैं जो एक डायरेक्शन को या एक मार्केट के एंगल को कवर करती है। हाउ मेनी पीपल यू सी ट्रेडिंग एलिट वेव, या हाउ मेनी पीपल आर यू सी की किस हिसाब से कंप्लीट पहली कैंडल से लेके लास्ट कैंडल तक की जो इन्फॉर्मेशन है सभी को फैक्टर इन करेंगे, कंसोलिडेशन से डरेंगे नहीं बल्कि उसे स्टडी करेंगे। सो इसको किस तरह से स्टडी किया जा सकता है, लेट मी शो यू। सो सिनारियोज के हिसाब से लेट्स सी दी स्नैप्स। इसको पहली बार हमने आइडेंटिफाई करा था आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये जो पीस है। सो यहाँ पर ये स्नैपशॉट देखो, आई थिंक ये प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है। यहाँ पर टाइम और डेट देख सकते हो। सो ये जो वेव है ये अपर साइड के लिए जा रही है, टैग करा। कौन सी वेव के लिए आइडेंटिफाई किया गया है? करेक्शन पैटर्न के लिए। सो करेक्शन में जो यहाँ पर वेव बनी, अभी तो मार्केट प्रिंट भी नहीं हुआ है, अभी इसके बाद प्रिंट होगा। कैसे होगा? ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा और उसके बाद यहाँ से फिर ये ऊपर गया। तो ये प्रिंट होना है। तो उसमें ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये इस स्नैप में हमने डिस्कस करा है अपने प्राइवेट ग्रुप में 10:08 पर। इसके बाद अगस्त के बाद आई थिंक सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर में ये एक स्नैप है, आई थिंक ये यूट्यूब का है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पब्लिकली अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल होगा। अगर आप ये टाइटल डालोगे चैनल पर तो आपको मिलेगा ये वीडियो। सो यहाँ पर किस तरह से इसकी बात हो गई। अब जब ये वेव बन गई तो उसमें किस तरह से वेव एंटिसिपेशन की जा सकती है, वो ये वाली वेव की बात हो रही है। मतलब कि एक तो इसके इंटरनल को हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इस वेव को आइडेंटिफाई किया जा रहा है इस वाले अपडेट में। अगेन होने से पहले, राइट, होने के बाद तो कोई भी बताएगा। सो उसके बाद क्या हुआ, 4 सितंबर के बाद अपना आई थिंक एक 7 सितंबर को देख लेते हैं। सो ये अपना 7 सितंबर ये प्रीमियम ग्रुप का है, सेम जो है आपको पब्लिकली अपडेट करा है। आई थिंक ये शायद सैटरडे या फ्राइडे होना चाहिए, तो ये मंडे होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो यहाँ लिखा नहीं है मंडे, पर मेरे हिसाब से शायद मंडे होना चाहिए। तो मंडे में भी सेम जो वेव है वही एक्सपेक्ट की जा रही है। सो यहाँ पर ये वेव अपडेट करी गई है अगेन उसी बी वेव में, ये ऊपर के लिए, राइट। और जब ये वेव ऊपर आ गई तो 7 सितंबर के बाद आई थिंक एक ये 18 सितंबर का स्नैप है। तो क्या क्या आइडेंटिफाई किया है, एक तो ये, उसके बाद यहाँ से ये वाली वेव की बात हो गई और आई थिंक ये भी अपना पब्लिक अपडेट है। तो सेम अपडेट, इसमें क्या अपडेट की जा रही है, इसको टैग करा, सेल करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद इसको टैग करेंगे, टैग करने के बाद क्या करेंगे, टोटल रिवर्स कर देंगे जिसमें ना ये रेजिस्टेंस देखेंगे ना ये रेजिस्टेंस देखेंगे, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पैटर्न के बेसिस पे इस तरह से मिल सकती है, किस तरह से हम लोग यहाँ पर कौन से सेल्स को रखना है, कौन से बाई को रखना है, कहाँ आपको आउट होना है, कहाँ आपको इन होना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में या स्पेशली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में जितना आपका पर्टिकुलर सेटअप इंपॉर्टेंट होता है या जितना आपका स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होता है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टाइमिंग्स या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कि ट्रेड तो ले लिया लेकिन इसके बाद मार्केट आउटफोल्ड कैसे हो सकता है, इसकी समझ है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कितना ही अच्छा आपका HDFC बैंक का स्टॉक हो, लेट से फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर आप इसे 2008 के टॉप पर खरीदेंगे तो आपकी कैपिटल का 60 से 70% जाना कंफर्म है। तो वो क्यों होगा? क्योंकि गुड स्टॉक, बैड टाइमिंग। तो सिनारियोज वाइज आपका ये जो पहला बाई आपने लगाया था, इट्स अ गुड एंटिसिपेशन, लेकिन उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाइस थी, लेकिन बुरी टाइमिंग, क्योंकि वो बी वेव में इंटरनली वेव है तो इस वजह से वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अब अगर दूध का जला यहाँ पर बाई करा है और सेकंड दूसरे यहाँ पे बाई अटेम्प्ट कर भी लिया कि चलो ये तो सपोर्ट के ऊपर आ गया, लेकिन क्योंकि उसके साथ यहाँ पर इस तरह से हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर आएगा और यहाँ कोई रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली 90% ट्रेडर्स अगेन यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे रादर देन कमिंग आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो दैट्स द एंटिसिपेशन। अगर इस तरह के पैटर्न्स को आप अपनी एनालिसिस में या फिर अपनी जो एंटिसिपेशन होती है मार्केट को किस तरह से अनफोल्ड किया जाता है, अगर उसमें डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम कभी मार्केट आपको जो गुगली होता है कई बार, राइट, गुगली खिलाने की कोशिश करता है मार्केट, यहाँ से आता है चलो मैं तो चलो ऊपर बाई कर लो, ब्रेकआउट हो रहा है, राइट, उससे आप बचोगे, यहाँ सेल करने से बचोगे और मोटिव पर फोकस करोगे। इस पर तो करोगे ही करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे आप इन इंटरनल वेव्स को भी स्टडी कर सकते हो। सो दैट्स द पैटर्न ऑन द एक्सपेंडिंग फ्लैट। चलिए आपकी क्यूरीज इस टॉपिक पर आंसर करते हैं। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं
मैं अदर्स को बता दूं कि जो लोग ये लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका लिंक भेजता हूं, जहां पर आप लाइव आकर अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मुझसे डायरेक्ट क्यूरीज पूछ सकते। इस वजह से हम इसे एक्सपेंडिंग फ्लैग डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो आई होप दैट आंसर योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका, देव सर, एक ट्रेड से कितना प्रॉफिट निकालना सही है और सेफ रहता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसका अगर आंसर मैं करूं, आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको शुरू में सेशन के स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिए थे बाई सेल के, मैंने डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट रखा था 1:2। अगर आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप रैंडमली 1:2, 1:1, 1:1.5, राइट, आप ऐसे सिनारियोज रखोगे जो मार्केट में, मतलब वही बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिपेंड करता है। आप मुझे बताओ कि व्हेन यू हैव दी क्लियर एंटिसिपेशन कि चलो यहाँ पर जब मार्केट टैग करेगा तो हमने ये प्रॉफिट देखना है, अब इसमें आपका क्यूरी है कि कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। भाई जितना वो वेव जा सकता है, अब हमें कितना वो वेव जा सकता है ये पता होना चाहिए, नहीं तो हम तो इससे भी 1:2 मांगेंगे, इससे भी 1:2 मांगेंगे, इससे भी 1:2 मांगेंगे, मतलब सब जगह वही काम चल रहा है। और जहाँ पर हमने सोचा कि 1:5 ले लें, पता चला वो यहाँ पे फंस गए। सोचा कि यहाँ तो हम गड़बड़ हो गई थी, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 1:1 ले लें, वो पता चला मार्केट 1:5 दे दिया, राइट। तो इसका क्लियर आंसर ये है कि मेरे हिसाब से वेव्स को समझना चाहिए, और वेव्स की जो पॉसिबिलिटी है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसका एंड पॉइंट कहाँ आ सकता है और वहाँ पर आने में कितना ट्रेड सेटअप बन रहा है। तो जितना भी सेटअप बने उतना प्रॉफिट लेना चाहिए, बस शर्ते वहाँ पर रैंडमली कुछ भी नंबर ना आ जाए कि ये सेफ होता है वो सेफ होता है, कुछ भी सेफ नहीं होता है। आपने ट्रेड लिया है, आपका मनी रिस्क पर है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रिस्क से आप कितना रिवॉर्ड ला सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप यहाँ एग्जिट कर दोगे, नहीं पता है तो जो शुरू में करो भाई वैसे प्रोसेस करोगे, राइट।